Greetings to all of you. My name is Akshay and I am your host. The guest we have today is a great personality, great leader and a great politician. ऐसा भीड़ वाला स्कूल मेरे ख्याल में ये पहला ही स्कूल था इसमें इतनी भीड़ हो। He was started his political career from Lahori Rago and he was also Sarpanch there. His father Mr. Mahesh Chandra ji, he was also Sarpanch there. आराम करूंगा मैं, इसके बाद चुनाव नहीं लड़ूंगा। किसान का बेटा किसानी नहीं करना चाहता। And we all know that he is MLA from Hasi, elected in 2009 and re-elected in 2019. पॉजिटिव सोच रखने वाला बंदा ही आगे बढ़ता है, डिमोटिवेट होना ही नहीं चाहिए। So please give a warm welcome to Mr. Vinod Binana. Good afternoon, sir. Welcome to Hindu Senior Secondary School and wish you all the best for your upcoming elections. सर मैं ये जानना चाहता हूँ, आपको कोई एमएलए साहब या भ्याना साहब की जगह आपका नाम लेकर बुलाए तो आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा है। आपको सीधा नाम नहीं बुलाते सर कि डायरेक्ट ना आपका नाम लेके? वैसे मुझे कोई बुलाता नहीं, मगर कोई बुलाएगा तो मुझे बुलाने लगेगा। जैसे मैं आपको क्या बुला देता हूँ? मैं आपको भ्याना साहब या सर कैसे बुला देता हूँ? आप भ्याना साहब भी बुला सकते हो, आप भाई साहब भी बुला सकते हो, आप भाई साहब भी मुझे लगता है अच्छा नहीं लगेगा। अंकल भी बुला सकते हो, आप विधायक जी भी बुला सकते हो। वैसे मुझे लगता है कि ना जैसे पॉलिटिशियन को वो हमेशा यंग रहना पसंद करते हैं, ऐसा है या फिर मतलब? नहीं, पॉलिटिशियन होता ही यंग है, पॉलिटिशियन भी बूढ़ा होता ही। आपकी एज जो है, मैंने आपको नेट पे देखा 66 ईयर आपकी एज है और आप ऐसे बिल्कुल भी नहीं लगते कि 66 ईयर के, बहुत ज्यादा एक चेहरे से नूर आपके दिखता है। क्या कोई नहीं, और मैं तो सुबह लगता हूँ 7 बजे और रात के 11 बजे तक कंटिन्यूस रहता हूँ। हमारा लाइफ कुछ ऐसी होती है कि हम हर समय बिजी रहते हैं, हर समय। और जो आदमी बिजी रहता है वो निश्चित तौर पे अपने आप में एक्टिव रहेगा। जो आदमी निठल्ला हो जाता है, घर बैठ जाता है, फिर वो उसका शरीर भी ढीला ढाला हो जाता है। आप जितना ज्यादा एक्टिव रहोगे, जितना अपनी लाइफ में काम करेंगे, उतना आप अपने आप को चुस्त दुरुस्त समझोगे भी और रखोगे भी। ये मेरा सर, आपको क्या लगता है मेरे जैसे बच्चे पॉलिटिशियन बन सकते हैं और इसके लिए क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? बेटे, पॉलिटिशियन कोई भी बन सकता है। उसमें सबसे बड़ी जो भावना होनी चाहिए समाज के प्रति समर्पण की, कि हमने हमेशा समाज के प्रति समर्पित रहना है। जो भी काम करना है समाज की भलाई का कार्य करना है। कोई भी आप काम कर लें, आप डॉक्टर बने, आप शुरू में डॉक्टर बनेंगे तो शुरू में आपकी प्रैक्टिस नहीं चलेगी। आप शुरू में लॉयर बने, वकील बने तो शुरू में आपकी प्रैक्टिस नहीं चलेगी। आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत कर पाते हो। और फील्ड कोई भी हो, हर फील्ड मेहनत मांगता है, चाहे वो राजनीति हो, चाहे कोई और आपका व्यापार हो, चाहे आपकी कोई और दुकानदारी हो, चाहे कोई आपकी इंडस्ट्री हो। आप किसी फील्ड में भी जाएंगे, हर फील्ड में आपको समर्पित भावना से लगना पड़ेगा। देखना ये होता है कि आप किस फील्ड में जा रहे हैं, उसमें किस प्रकार के समर्पण की भावना आपके अंदर है। तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी चाहे वो लेडी हो चाहे वो जेंट्स हो, बड़ी आराम से राजनीति में आ सकता है। और इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है कि हमारे देश की राष्ट्रपति हैं, वो महिला है, द्रौपदी मुर्मू जी, आपने नाम सुना होगा। तो कोई भी आदमी राजनीति फील्ड में जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे आपको क्या लगता है, मेरा एक पर्सनली सवाल है, जैसे यंग, एक तो यंग जो नेता बनता है, पॉलिटिशियन बनता है, एक जैसे आप एक्सपीरियंस हो काफ़ी, मतलब उसमें डिफरेंस नहीं है। जैसे अब बिजनेस में क्या कहते हैं कि नया दिमाग चाहिए, पॉलिटिशियन में मुझे तो नहीं लगता कि नया दिमाग ऐसा होना चाहिए कि हाँ एक्सपीरियंस बंदा ही। देखिए, जो आदमी राजनीति में तो विशेष तौर पे, वैसे तो कोई फील्ड चुने आप, एक्सपीरियंस अपने आप में एक मायने रखता है। जैसा कि आपने बताया, मैंने लोहारी राघो गांव में जन्म लिया, मैंने हिसार से ग्रेजुएशन की। तो लोगों ने फिर मेरी तरफ देखा, क्योंकि मैंने भी मेरे संस्कार जो मेरे पिताजी से लिए, मेरे अंदर भी एक सेवा भावना थी। तो मैं ग्रेजुएशन करके आ गया था, मेरी शादी भी हो गई थी। तो लोगों ने, जब मेरे बाबूजी ने मना कर दिया कि आप मैं अब नहीं सेवा कर पाऊंगा, तो लोगों ने मुझे कहा कि आप आइए इस फील्ड में। तो मैं अंदर से लालियत था कि कोई मुझे कहे, तो मेरा मन था कि मैं भी राजनीति में आऊं। तो मैं सरपंच का चुनाव लड़ा और मुझे कहते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है
कि मैं उस समय जब चुनाव लड़ा तो लोगों ने मुझे रिकॉर्ड वोटों से जिताया। एक तरफा गांव ने फैसला कर दिया कि हम तो विनोद ब्याना को ही सरपंच बनाएंगे, यानी कि अगर मेरे 3000 वोट आए तो सामने वाले के 700 वोट आए होंगे। इतना मेरे को मतलब लोगों ने प्यार दिया। जो हमने ऐसे पढ़ा है कि मैंने जो अभी बताया कि आप 5 बार हाँ जी, फिर मैं दूसरी बार फिर बना, यानी कि 4 बार बाबूजी बने, 2 बार मैं बना। अच्छा, टोटल आप 5 बार। ये हाँ, तो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। और विशेष बात कंटिन्यूस, मतलब यूं नहीं कि बीच में कोई ब्रेक आया हो, कंटिन्यू। हाँ जी, ये बहुत। तो ग्रेजुएशन की बात आपने की, तो एक वैसे पर्सनल सवाल है, बच्चे भी बैठे हैं, तो आप इंटेलिजेंट बच्चे थे या थोड़े से हमारी ना, मैं शरारती लड़का था। मैं शरारती बच्चा था। तो मैं सरपंच बना, तो उसके बाद जैसे एक राजनीति का कीड़ा जाग गया, तो फिर मेरा जो गांव है वो हंसी कंस्टिट्यूंसी में नहीं है, वो नारनौंद कंस्टिट्यूंसी में, लोहारी गांव है, सिसाई से आगे, इसी रोड पे ही है। तो मैं उसका बाद हाँसी आ गया, तो हाँसी भी मेरे वो राजनीति का कीड़ा था। मैं फर्स्ट टाइम 2000 में चुनाव लड़ा, मैं नया नया आया था हाँसी में, तो मुझे ठीक ठाक रिस्पांस दे दिया पब्लिक ने, मैं जीता तो नहीं। और फिर मैं 2005 में इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे। तो मुझे बहुत बढ़िया, मैं चुनाव नहीं जीत पाया 2005 में भी, बहुत बढ़िया रिस्पांस मिला, इतना बढ़िया कि लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया। कांग्रेस के मुकाबले में एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट मैं मात्र 3000 वोट से हारा, मतलब जीतने वाले के 32-33 हजार वोट आए, मेरे 30,000 वोट आए। मतलब इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को इतने वोट देना मायने रखता है, लोगों ने प्यार दिया। मगर जिस टाइम मैं चुनाव हार के घर आया तो मेरी आंखों में तो आंसू नहीं आए, लोगों की आंखों में आंसू आए कि हमें उम्मीद नहीं थी कि चुनाव हार जाओगे। जी जी जी। वो प्यार फिर 2009 में दिया लोगों ने, बहुत अच्छे मार्जिन से जिताया मेरे को। 2009 में मैं एमएलए बना, फिर मैं सीपीएस भी बना। सीपीएस एक स्टेट मिनिस्टर होता है, तब भी मैंने बहुत काम करवाए। अगर आप ये सोचेंगे कि ठीक है तो विधायक बन गया, अब अपना ऐश प्रस्ती कर, तो फिर दोबारा आपको मौका नहीं मिलेगा। अगर आप समर्पण भावना से रहोगे कि तूने तो कंटिन्यूअस जन सेवा ही करनी है, तो लोग फिर भी चांस दे देते हैं। 2019 में काफी मार्जिन से, लगभग 22,500 वोटों से, एक बहुत बड़ा मार्जिन है जी, बिल्कुल। हाँ, रिकॉर्ड तोड़ वोटों से मुझे जिताया। वो इसलिए जिताया कि 2009 से 2014 तक मैंने काम किए थे, उन कामों को लोगों ने याद किया कि जी ब्याना साहब ने तो बहुत काम किए थे, तो एक बार फिर मुझे बनाया। अब बहुत जल्दी, जैसा कि हमारे उस अजीज बच्चे ने कहा कि भाई आने वाले समय के लिए उसने कहा है कि भाई हम चाहते हैं कि। तो आपको लगता है कोई मतलब ऐसे है कि अब आप बता रहे हैं कि सब लोग आपसे जुड़े हुए हैं, सब लोगों को उम्मीद भी है और आप काम आपने भी करवाए ही हैं, तो लगता है कि कंपटीशन में है अब की बार? देखिए ये राजनीति है, पता नहीं कौन कम कंपटीशन में आ जाए, कुछ नहीं पता चलता। बाकी भगवान की कृपा से आज के दिन सब कुछ पॉजिटिव नजर आ रहा है। सभी लोग ये कह रहे हैं कि आप रिपीट करोगे, बाकी परमात्मा जानता है जी। जी बिल्कुल रिपीट करेंगे, हमारी दुआ है सर। भगवान की कृपा। सर हाँसी को लेकर आपके क्या फ्यूचर प्लान्स है? क्या हाँसी जिला बन पाएगा? हमारा एक प्रयास था कि हाँसी जिला बने, हमने वो प्रयास बराबर रखे। माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला मैं, एक बार नहीं कई बार मिला। अगर कभी आप विधानसभा की कार्रवाई देखें तो मैंने विधानसभा में खड़े होकर पूरे जोर शोर से मैंने आवाज़ उठाई कि हाँसी को जिला बनाना चाहिए। हाँसी हमारा बहुत पुराना जिला था, कभी आज से 200 साल पहले जिला होता था। हाँसी को मतलब जिले की डिमांड है और बनाना चाहिए, तो हमारा जिला बन नहीं पाया। हमने विकास कार्य करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आज आप किसी भी सड़क पे चले जाओ, किसी भी गांव में चले जाओ, हमने जिले की सारी फैसिलिटीज़ हाँसी में ला दी। मेरा एक और सवाल, क्या जैसे हिसार पास में है सर, है ना, मुश्किल से मुश्किल आज के टाइम 15 मिनट भी नहीं लगते, आपको लगता है नीड है जिला बनने की? देखिए नीड हो या ना हो, मगर यहाँ के लोग चाहते हैं। हम तो वो चाहेंगे जो लोग चाहेंगे। जी बिल्कुल। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, कोई लंबी चौड़ी जरूरत भी नहीं है जी। क्योंकि अगर आप हिसार बस स्टैंड पे खड़े हैं और आपको डीसी ऑफिस में जाना है सेक्रेटेरिएट में, तो बस स्टैंड से लेके डीसी ऑफिस सेक्रेटेरिएट तक जाने में आपको 25 मिनट लग जाते हैं, बस स्टैंड से हिसार उसमें। अगर आप हाँसी से चलते हैं तो शायद 25 मिनट ना लगे। तो मगर क्योंकि जनता की डिमांड है, जनता चाहती है कि हाँसी जिला बने, और फिर भी देखिए अगर जिला बनेगा तो और ज्यादा डेवलपमेंट होगी, ये शहर बढ़ेगा। अब एक बात और जोड़ना चाहूंगा मैं,
हमारे बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी पीछे डिमांड थी कि हमारे यहाँ स्टेडियम नहीं है कोई। देखो, जहाँ हम एकेडमिक शिक्षा लेते हैं वहाँ हम एक स्पोर्ट्स भी हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है। तो मैंने पीछे जब पिछली बार मैं CPS था तो भी मैंने ये तत्कालीन मुख्यमंत्री से कहा था जी हमारे यहाँ स्टेडियम बना दो। तो उस टाइम ये दिक्कत आई थी कि हमारे पास जगह नहीं थी, स्टेडियम के लिए कहाँ बनाएं जगह नहीं थी हमारे पास। अब की बार फिर कहा मैंने कि स्टेडियम बनाओ जी, हमारे बच्चों में बड़ी प्रतिभा है, खेल बहुत अच्छा खेलते हैं। कई बार हमारे इलाके के बच्चे कोई ओलंपिक खेल के आया है, कोई एशियाड खेल के आया है, तो अगर उनको प्रैक्टिस करने की अच्छी जगह मिलेगी तो यहाँ के बच्चे हमारा इलाके का और हमारे प्रांत का नाम रोशन कर सकते हैं। तो फिर वही प्रॉब्लम आई कि यहाँ कोई जगह नहीं है, स्टेडियम कहाँ बनाएं। अब मैंने एक हमारे पास ब्लैक बर्ड नाम का एक जगह थी टूरिज्म डिपार्टमेंट की 10 एकड़ जी। अब वो टूरिज्म डिपार्टमेंट की जगह को मैंने स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को ट्रांसफ़र करवा दिया जी। अब वो जगह हमारे पास हो गई। और जैसे ही ये आचार संहिता अब 1-2 दिन में लग जाएगी, आचार संहिता खत्म हो जाएगी, तो यहाँ बहुत बढ़िया स्टेडियम भी बनवाएंगे, यानी कि विधानसभा के चुनाव से पहले स्टेडियम बन जाएगा। इसी तरह से मैं आपको बताऊं कि हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से एक रिक्वेस्ट की थी कि हमारे यहाँ के इंडस्ट्रियल सेक्टर होना चाहिए, तो वो भी हमारा अप्रूव हो गया। तो यहाँ ये बीड फार्म है आपके इस पास ही, इसी रोड पे, यहाँ 200 एकड़ में हम एक इंडस्ट्रियल सेक्टर, यानी कि जितना बड़ा हमारा शहर है इतना ही बड़ा शहर और आबाद हो जाएगा। तो निश्चित तौर पे जब ये सारी चीज़ें आ जाएंगी तो ऑटोमेटिक फिर सरकार भी चाहेगी कि जिले के काबिल है, ये जिला बनना चाहिए। जी बिल्कुल। सर, आपका स्पीच अगर आप अटक गए तो आप उसे कैसे कवर करेंगे? बेटे, अटकना मुझे तो आज तक मुझे ऐसा लगा नहीं कि मैं कहीं अटका हूँ तो वो लाइन छोड़ के अगली लाइन चालू कर दो ऐसा कभी हुआ नहीं। और बाकी जो आदमी स्टेज पे बोलने लग जाता है वो अटकता नहीं, अटक जाता है तो अपने आप संभल भी जाता है। मान लिया किसी लाइन पे अटक गया, कुछ रह गया उसके दिमाग से, वो ऑटोमेटिक अपने आप संवार के अगले लाइन पे आ जाता है, जिससे किसी को महसूस भी नहीं होता कि ये अटका भी है कि नहीं अटका। तो ये भी एक कला होती है, जो व्यक्ति माइक पे खड़ा होकर बोलता है उसके अंदर ऑटोमेटिक एक कला होती है। एक पॉलिटिशियन में शायद जरूर होनी हाँ चाहिए। जरूरी, वो तो है ही। सर, आपको नहीं लगता कि एक डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनना चाहता है और इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनना चाहता है, पर ऐसा क्यों है किसान का बेटा किसान नहीं बनना चाहता? आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है बेटे, नो डाउट। मैं समझता हूँ कि किसान का बेटा किसान इसलिए नहीं बनना चाहता, एक तो किसानी में इनकम बड़ी कम है, नंबर 1। नंबर 2, किसानी में मेहनत बहुत ज़्यादा है। और आज हमारे बच्चे सारे वेल एजुकेटेड हैं, एक शिक्षा बच्चों ने ग्रहण करना सीख लिया। और जो हमारी अब नई तकनीक आ रही है खेती की भी, एक तो हमारे जो बुजुर्ग खेती करते थे, हम खेती करते थे, उसमें और आज की तकनीक में बहुत फर्क है। निश्चित तौर पे अगर मैं आपको मेरे बचपन की बात बताऊं तो हम 1 एकड़ में 20 मण यानी कि 8 क्विंटल गेहूं पैदा करते थे। आज का किसान उसी 1 एकड़ में लगभग 25 और 30 क्विंटल, कहाँ 8 क्विंटल, कहाँ 25-30 क्विंटल पैदा कर रहा है। आज लैंड होल्डिंग बड़ी कम हो गई। हमारे बुजुर्गों के पास 80-80 किले जमीन होती थी, आज वो बढ़ती मेरे दादा मान लिया 4 भाई थे, उनके पास 80 एकड़ जमीन थी। 80 एकड़ जमीन 4 जगह बट गई तो 20-20 एकड़ रह गई। आगे उनके 2 बेटे हुए तो उनकी 10-10 एकड़ रह गई। अब आगे फिर 2 बेटे हुए तो 5-5 एकड़ रह गई। तो आज के दिन एक तो ये तकनीक से खेती करना जरूरी हो गया, क्योंकि छोटी लैंड होल्डिंग में मतलब घर चला पाना बड़ा मुश्किल है। और हमारी सरकार ने भी इसके लिए बहुत कुछ किया है ताकि किसान का गुजारा हो सके, किसान अपना घर बढ़िया ढंग से चला सके। उसके लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP जिसको बोलते हैं, फसल पे देती है। मगर फिर भी मैं ये समझता हूँ कि किसान का जीवन बड़ा कठिन है। कुछ लोग ऐसे हैं जो बिना किसानी के और कुछ जानते ही नहीं,
वो करते ही किसानी है, सिर्फ और सिर्फ यही काम कर सकते हैं। मगर जो बच्चा पढ़ लिख के इंजीनियर बन जाएगा, डॉक्टर बन जाएगा, या और कोई आम MA BA भी कर लेगा, तो कहीं ना कहीं और अपना चाहे बिजनेस सेट करे, चाहे, क्योंकि आज के दिन अकेला किसानी पे घर चलाना बड़ा मुश्किल है। चाहे कोई लैंडलॉर्ड भी है, वो खेती करवा लेता है, साथ ही साथ उसको अपना बिजनेस करने की भी जरूरत पड़ती है। तो ये कई कारण हैं जिससे लोग ये चाहते हैं कि भाई मान लिया तूने खेती ही करनी है, किसानी ही करनी है, तो साथ ही साथ दूसरा बिजनेस भी करना पड़ेगा। तो ये कारण है कि किसान का बेटा किसानी नहीं करना चाहता, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। सर मेरे पापा घर में मम्मी के साथ काम करवाते हैं, तो क्या सर आप भी घर में काम करवाते हो? बेटे, आपके पापा काम करवाते हैं, अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है इसमें। मगर अगर आप उसको मेरे पे लागू करना चाहें तो मैं तो बेटे सुबह 6 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक कंटिन्यूस पब्लिक में रहता हूँ। मेरे को तो मेरे बच्चे भी कहते हैं कि पापा आप इस लोगों के लिए पैदा हुए, कुछ थोड़ा बहुत समय हमें भी दे दिया करो। तो आपके पापा करवाते हैं, अच्छी बात, आपको मुबारक हो, मगर मैं ये काम नहीं कर सकता। सर जैसे कि आप पॉलिटिक्स में हैं, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि पॉलिटिक्स में आने के लिए आपने ज़्यादा सेक्रीफाइस किया था या फिर आपकी फैमिली ने? वेरी गुड क्वेश्चन, नो डाउट, इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। बैठिए आप। बेटे, राजनीति में अकेले आदमी के बस की बात नहीं है। राजनीति पूरा परिवार लगना पड़ता है, तो जाके कामयाबी मिलती है। जब आप राजनीति में प्रवेश करेंगे तो जो भी आपके घर में आएगा आपसे मिलने के लिए, वो आपसे बहुत उम्मीदें रखेगा। वो आपसे ये भी उम्मीद रखेगा कि आप सबसे पहले उससे पानी पूछोगे, फिर चाय पूछोगे, कोई समय है तो खाना भी आपको खिलाना पड़ेगा। तो घर में ज़्यादा मैडम ने भी काफ़ी साथ दिया। मैडम के बिना तो मैं यहाँ तक पहुँच ही नहीं सकता था, ये तो ईमानदारी की बात है। मैडम के बिना नहीं पहुँच सकता था मैं यहाँ तक। एक गाड़ी के 2 पहिए हैं, अगर दोनों पहिए चलेंगे तो गाड़ी चलेगी, अगर दोनों पहिए नहीं चलेंगे तो गाड़ी नहीं चलेगी। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। सर जैसे कि हम देख रहे हैं जो फॉरेन कंट्रीज़ है वहाँ पर बच्चे हमारी एज में फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, तो सर हमारे यहाँ पर ऐसा कब होगा कि हम भी अपने पेरेंट्स को फाइनेंशियली सपोर्ट कर पाए? बेटे, यहाँ भी बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ाई के साथ साथ पेरेंट्स को फाइनेंशियली सपोर्ट भी कर रहे हैं। यहाँ ऐसी बात नहीं कि वो कर रहे हैं, वो अलग बात है कि वहाँ काम मिलता है, हमारे यहाँ काम नहीं मिलता। ये हम थोड़ा सा उनसे पीछे हैं। आहिस्ता आहिस्ता देखिए हम बहुत आगे बढ़े हैं। कभी हमारे भारत का नाम ही नहीं होता था कहीं, आज हमारे भारत का नाम है। अब आगे की जो शिक्षा प्रणाली आ रही है उसमें यही है कि आप पढ़ोगे भी सही और साथ ही साथ आपको काम भी मिलेगा। तो निकट भविष्य में ये होने वाला है, जो आपकी इच्छा है, जैसा विदेश में हो रहा है वो हमारे यहाँ भी होगा। सर प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को आप कैसे देखते हैं? देखो बेटा, आज के दिन इसमें कोई दो राय नहीं कि प्राइवेट स्कूल गवर्नमेंट स्कूलों से आगे निकले हुए हैं। मगर कई बार मैं रिजल्ट देखता हूं तो गवर्नमेंट स्कूल का रिजल्ट भी बहुत अच्छा रिजल्ट होता है। ये अलग बात है कि प्राइवेट स्कूल में मेहनत ज़्यादा करवाते हैं, गवर्नमेंट स्कूल में शायद इतनी मेहनत हमारा स्टाफ नहीं करवा पाता। मगर जहाँ तक देखने की बात है, मेरी नज़र में तो सब बच्चे सम्माननीय हैं, सभी मेरे प्यारे हैं, लाडले हैं। गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा भी मुझे उतना ही अच्छा लगता है जितना प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा अच्छा लगता है। इस बात को मैं स्वीकार करता हूं कि हमारे सरकारी स्कूलों में वो मेहनत नहीं हो रही जो होनी चाहिए। सर मुझे घूमने का शौक है, खाना खाने का शौक है, गाना गाने का शौक है। सर आपको किस चीज़ का शौक है? सर मेरे को जन सेवा का शौक है। वैसे कभी ऐसा हुआ है आपको भी गाना गाने का शौक हो या किसी चीज़ का, गाड़ी का, मतलब है? आप तो बड़े लोग हो सर, बड़े लोगों में बड़े शौक होने चाहिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम भी इन्हीं बच्चों में से निकल के आए। जी बिल्कुल। हमारा भी बचपन इसी तरह बीता जैसे इनका बच्चा बीता। हमें बस जैसे कि मैं बता रहा था, थोड़ा शरारती बच्चा था। जी जी जी। सारे शौक थे मेरे में। मगर आहिस्ता आहिस्ता जैसे आदमी का वातावरण बदलता है, आदमी खुद बदल जाता है। मैं रामलीला में भी पार्टिसिपेट करता था। मैं डायलॉग बहुत अच्छे बोलता था रामलीला में। मेरे को ड्राइविंग का बड़ा शौक था। मैं एक एक दिन में 400 500 किलोमीटर गाड़ी चलाता था। मगर जैसे जैसे आप
एज में आगे बढ़ोगे आपके शौक ऑटोमेटिक बदलते चले जाएंगे। तो ठीक है, आपका शौक सही है, मेरे भी ऐसे शौक थे जो आपके शौक हैं। सर स्कूल से ज़्यादा ना वाइन शॉप अपग्रेड हो रहे हैं, आपको क्या लगता है? बेटे, ये हमारा दुर्भाग्य है कि वाइन शॉप अपग्रेड हो रही हैं, मगर ये नहीं कह सकते हम कि स्कूल से ज़्यादा वाइन शॉप अपग्रेड हो रही हैं। आज हमारे स्कूल भी बहुत अपग्रेड हो रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। हमारी जो शिक्षा नीति आई है, बहुत बढ़िया शिक्षा नीति आई है। मैं इस बात से भी इनकार नहीं कर सकता कि वाइन शॉप अपग्रेड नहीं हो रही, वो भी हो रही हैं। अच्छा आदमी अच्छा काम कर रहा है, बुरा आदमी बुरा काम कर रहा है, अपनी अपनी नीयत है। सर आप काफ़ी टाइम से हमारे स्कूल के साथ जुड़े हुए हैं, तो आपको हमारा स्कूल कैसा लगता है? मैंने तो आते ही कहा था बेटे, बहुत अच्छा लगता है। जब भी आता हूँ आप लोगों का प्यार मिलता है, आप लोग मुझे आदर सत्कार देते हैं और मुझे अच्छा लगता है। मैंने पिछली बार जब आपका एनुअल फंक्शन था, मेरे ख्याल में बहुत अच्छी भीड़ थी, काफ़ी पेरेंट्स भी आए हुए थे, बच्चे भी थे, बहुत अच्छा लगा। ऐसा भीड़ वाला स्कूल मेरे ख्याल में ये पहला ही स्कूल था जिसमें इतनी एनुअल फंक्शन में जिसमें इतनी भीड़ हो, और बड़े सारे अच्छे ढंग से कार्यक्रम हुए थे। आपका जो कल्चरल प्रोग्राम थे वो बड़े अच्छे लगे। आपकी इनकी शायद अनिल जी की पुत्र वधू हैं, शायद वो आपके प्रिंसिपल हैं, क्या है वो? अभी तो मैनेजमेंट में ही है सर। मैनेजमेंट में वो भी अच्छी थी। उनका आचार व्यवहार जो स्कूल की मैनेजमेंट देख रहे हैं, निश्चित तौर पे मैनेजमेंट अगर अच्छी होगी तो सब कुछ सिस्टम ठीक होगा। अच्छा है, आपका स्कूल के लिए मेरी शुभकामनाएं। अपग्रेड हो रहे हैं सर स्कूल, आप जिस तरीके से सोच रहे हो हाँ, मेरे को आजकल लगता है, कैसे हाँ, स्कूल हाँ। होना चाहिए वैसे हो रहे हैं, हाँ, खरे उतर रहे हाँ, हैं। बिल्कुल बिल्कुल, नो डाउट। एक अच्छा मैसेज आपके स्कूल का शहर में, नो डाउट। थैंक यू सर। सर आपको क्या लगता है एक टीचर कैसा होना चाहिए? जैसा कि मैंने कहा, कोई भी काम करे व्यक्ति समर्पित भाव से करे, समर्पण से करे। टीचर वही अच्छा लगता है, ऐसा ही होना चाहिए जो समर्पित, जो उसका ड्यूटी है, जो उसकी वो उसको ड्यूटी को सही ढंग से निभाए, वो अपना सब कुछ बच्चों की पढ़ाई पे न्यौछावर कर दे, वो टीचर अच्छा लगता है। ऐसा ही होना चाहिए। सर आपको इस फील्ड में आने के लिए मोटिवेशन कहाँ से मिली है? आपका बचपन का ही सपना था ये? मैंने आपको बताया कि मैं 9th क्लास का स्टूडेंट था तो मेरे बाबूजी सरपंच बने। उनके संस्कार मेरे अंदर आए। नेचुरली माँ बाप के संस्कार बच्चों में आते हैं। तो मैंने उनको देखा कि उन्होंने बड़ी निडरता से, बड़ी निर्भीकता से गांव की सेवा की, किसी से दबे नहीं, किसी से डरे नहीं, जो बात कही मुंह पे कही, जिसका पक्ष लिया, सच्चे आदमी का पक्ष लिया। यही कारण रहा कि वो 4 बार लगातार सरपंच बने, लोगों ने उनको चाहा। तो मेरे को ये लगा कि भाई बाबूजी का इतना मान सम्मान है गांव में, तो इंसान पैदा हुआ है तो मान सम्मान तो उसका होना ही चाहिए। तो मुझे ये लगा कि मान सम्मान इससे बढ़िया, अगर आप जन सेवा करेंगे, इससे बढ़िया मान सम्मान और कहीं मिल नहीं सकता, अगर आप ईमानदारी से जन सेवा करेंगे। बस मैं वहीं से मोटिवेट हुआ और मैं भी फिर सरपंच भी बना, फिर एमएलए भी बना, मंत्री भी बना, फिर एमएलए हूँ। ये था कि मेरे अंदर एक जिज्ञासा थी कि मान सम्मान अगर कहीं मिल सकता है तो जन सेवा से बढ़कर मान सम्मान कहीं नहीं मिल सकता। कुछ सर जैसे मतलब एक तो उस टाइम पे आपने पॉलिटिक्स देखी थी कि जो आपके फादर साहब ने बताया हुआ कि नहीं ऐसे चीज़ें ऐसे होती हैं, ऐसे होती हैं, वो आज भी वैसी ही हैं, चेंज होगी? नहीं, काफ़ी कुछ चेंज हुआ है, नो डाउट। आज राजनीति करते हैं सिर्फ और सिर्फ वोट के लिए जी, कि मेरे को ये वोट देंगे। वो नहीं देखते कि सच्चा कौन है, झूठा कौन है, क्या किसका हित होना चाहिए, कहाँ किसका हित होना चाहिए। बस आज तो राजनीतिक आदमी ये सोचता है कि मेरी वोट कहाँ बढ़ सकती है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा वोट कहाँ कैसे ले सकता हूँ। मगर मैं समझता हूँ कि वो आदमी ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चल सकता। अगर आप सच्ची और साफ सुथरी बात कहेंगे तो वो देर सवेर आपको नतीजा अच्छा देगी। अगर आप झूठ बोलेंगे, झूठ की राजनीति करेंगे, तो दुनिया तो एक शीशा है, वो समझ जाती है कि भाई ये देखो इसने तो हमारे को बेवकूफ़ बना दिया, पहले तो कुछ कह रहा था आज कुछ कह रहा है। तो अल्टीमेटली मैं तो ये समझता हूँ कि राजनीति साफ सुथरी जैसे पहली थी वो होनी चाहिए, झूठ की राजनीति नहीं होनी चाहिए। आजकल लोग समझदार बहुत ज़्यादा हो गए, वो देख लेते कि हाँ ये हमारा काम करवाएगा, ये नहीं करवाएगा, हमें इसे वोट देना है, इसे नहीं देना। देखो इसमें तो कोई दो राय नहीं कि हर आदमी अपने स्वार्थ के चक्कर में तो है ही कि मेरा स्वार्थ कहाँ सिद्ध होता है। स्वार्थ के साथ साथ जो सामाजिक कार्य होते हैं ना, जो सोशल वर्क होता है, जो सीर सांझे के काम होते हैं, इनकी भी बड़ी तवज्जो होती है। अब तो नौकरी में खर्ची पर्ची बंद हो गई, केवल मेरिट पे नौकरी मिलती है। आज के दिन तो सिस्टम ये है। पहले ये होता था
कि जब किसी की इंटरव्यू आता था वो एमएलए के पास जाता था, वो एमपी के पास जाता था, जी मेरा इंटरव्यू आया, नौकरी लगवा दो। और इसमें कोई दो राय नहीं कि एमएलए और एमपी के कहने से ही नौकरियां मिलती थी, वो ही पर्ची देते थे आगे कि इनको लगा दो, जो लग जाते थे, कोई मेरिट वेरिट नहीं। अब केवल और केवल मेरिट है। अब किसी ना एमएलए की कोई पर्ची चलती, ना एमपी की चलती, ना चीफ मिनिस्टर की चलती, अब तो केवल मेरिट है। तो पहले की राजनीति और आज की राजनीति में बहुत फर्क है। मैं समझता हूं कि स्वार्थ की राजनीति अब खत्म हो गई और स्वार्थ की राजनीति आगे आगे खत्म हो जाएगी। अब केवल और केवल जन सेवा की राजनीति रह जाएगी। जैसे आपने बताया कि स्वार्थ से लोग जुड़ रहे हैं, अब आपका काम नहीं होता, लेकिन कुछ ऐसे काम होते हैं ना जो आपके बेस पे हो जाएं, जो फोन मतलब हो जाएं, तो कुछ लोग ऐसे भी मिलते होंगे जो आपको ये पता चल जाता है कि हमारा वोटर है, ये हमारा वोटर नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ लोग जुड़ जाते हैं, फोटो में आ जाएंगे और आ जाएंगे कि हाँ मैं एमएलए साहब के साथ, बयाना साहब के साथ हूँ। उसको मतलब कैसे, फिर आपको तो पता चल जाता है कि हमारा वोटर तो नहीं है, लेकिन चलो काम निकलवाने के लिए मेरे पास आ रहा है, कर रहा है, फिर ये नहीं होता कि अब क्यों। मैं आपको बड़े साफ से बताता हूं, मैं कभी ये सोचता ही नहीं कि ये मेरा वोटर है कि नहीं, ये मेरी पार्टी का है कि नहीं। वो मेरे पास चल के आया है, उसको जरूरत थी मेरी जी, मेरी ड्यूटी है, मैं इसका विधायक हूं जी, इस मेरे को वोट तो मिले चुनाव में 52,000, जी, वोट पोल हुआ 1,25,000, 75,000 वोट तो मेरे खिलाफ गए। जी, 52,000 वोट मिले ना मेरे को। 75,000 अलग बात है कि कई जगह बट गए, कोई 20,000 ले गया, कोई 30 ले गया, कोई 10 ले गया, 52,000 मेरे को मिल गए। मगर मैं विधायक 2 लाख लोगों का हूं, मैं 52,000 लोगों का विधायक नहीं हूं। जी, जी, दो लोगों ने मेरे को 2 लाख लोगों की सेवा के लिए चुना है। उन 2 लाख लोगों में से जो भी मेरे पास आएगा वो मेरा है और मैं उसका प्रयास करता हूं काम करवाने का। मैं कभी भी नहीं सोचता ये मेरा वोटर है कि नहीं। जनरली हम लोगों ने सुना है बात जब बैठते हैं तो कि जो पॉलिटिशियन है उसको पता होता है कि ये हमारा वोटर है, ये हमारा वोटर नहीं है, ऐसा होता है? आप लोगों को पहले नहीं पता होता है, नो डाउट। उसमें हम थोड़ा सा फर्क रखते हैं। आप मेरे वोटर हैं, ये मेरा वोटर नहीं है, उसी काम के लिए तो आप आए और उसी काम के लिए ये आए। आप मेरे वोटर हैं, मैं प्रेफर आपको करूंगा, इसको इग्नोर कर दूंगा। जी, 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 सेम काम है, मान लिया मेरे पास 10 रुपए हैं, आप भी उस 10 रुपए की डिमांड कर रहे हो, ये भी उसी 10 रुपए की डिमांड कर रहे हैं, तो मैं प्रेफर करूंगा मेरे वोटर को कि ये 10 रुपए का काम इसका करो। मैं इसको कह दूंगा भैया अभी फिलहाल है नहीं, तो बाद में आना यार, देख ले। ये इतना फर्क तो रखते हैं। अगर मेरे पास 10 रुपए हैं और मेरा कोई सपोर्टर, मेरा कोई वोटर मांगने वाला नहीं है और मेरा कोई खिलाफ वाला आ गया और मेरे पास 10 है देने के लिए, मैं उसको दे दूंगा, ले जा भाई। क्योंकि वोटर की भी तो कोई तसल्ली नहीं है ना कि अब की बार आपने वोट दिया है, हो सकता है अगली बार आप नाराज हो जाएं, आप ना दे, फिर हो सकता है ये दे दे। इसलिए आप सबके साथ समान करो। हाँ, अपने वोटर को इतना जरूर करो कि अगर आपके पास चीज एक है, मांगने वाले 2 हैं, तो फिर आपको उसी को देनी चाहिए जिसने आपकी जो आपको सपोर्ट करके गया है। अगर आपके पास चीज 2 है तो दोनों को दे दो, अगर एक है तो उसको दो, अगर मांगने वाला ही एक है और वो आपका विरोधी है तो उसको भी दे दो। जी, क्या फर्क पड़ता है? अपने पास तो थी ना, अपने पास फालतू पड़ी थी, अगला ले गया, अपने क्या फर्क पड़ा? तो ये इस विचारधारा के साथ चलोगे तो आगे बढ़ोगे राजनीति। सर, आपकी वोटर से पॉलिटिशियन बनने की जर्नी कैसी रही? वोटर से पॉलिटिशियन बनने की जर्नी, बेटे मैंने आपको बताया ना, इसमें बहुत बड़ा संघर्ष है, समय बहुत देना पड़ता है, पैसा बहुत लगता है। आप कई बार तो परिवार भी नाराज हो जाता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट घरेलू कार्य होते हैं, आपको वो छोड़ने पड़ते हैं। मगर जब आप आगे बढ़ते चले जाते हो ना, तो फिर सब, अपने को भी अच्छा लगता है, परिवार को भी अच्छा लगता है कि भाई हमने मंजिल को प्राप्त कर लिया। और बेटे ये मंजिल प्राप्त करना कोई छोटा काम नहीं है, बहुत बड़ा काम है और बहुत मुश्किल काम है। इसमें जहां आदमी की वर्किंग साथ देती है, उसका संघर्ष साथ देता है, वहां उसका मुकद्दर और परमात्मा की कृपा भी साथ देती है। अकेला मतलब संघर्ष भी काम नहीं करता आपका, भगवान की कृपा भी होनी चाहिए। मैं आपको मिसाल देता हूं, राजस्थान में एक लीडर थे, उन्होंने मुख्यमंत्री बनना था, मुख्यमंत्री के दावेदार थे और 1 वोट से एमएलए का चुनाव हार गए। तो बेटे ये बहुत बड़ा संघर्ष भी है, बहुत बड़ा मुकद्दर भी है। तो इसलिए हमेशा परमात्मा पे भी विश्वास करो, अपने काम करते चलो, हार्ड वर्क करो, भगवान पे भरोसा करो, भगवान साथ देता है। तो जो वोटर से पॉलिटिशियन की जो जर्नी है बहुत दुर्लभ है, मगर भगवान पे भरोसा रख के चलना पड़ता है। आप ये सोच के घर बैठ जाओगे कि यार ये तो बड़ा मुश्किल काम है,
नहीं हो सकता, फिर वो भी नहीं होना चाहिए। आदमी को संघर्ष तो करना ही चाहिए। सर आप इतनी बड़ी पोस्ट पे हैं, आपकी लाइफ इतनी बिजी रहती है, तो आप अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को कैसे मैनेज करते हैं? देखो, मैंने आपको एक बात तो कही है कि पर्सनल लाइफ तो हमारी रहती ही नहीं। जब आदमी सुबह 5 बजे उठ के रात के 11 बजे अपने बेड पे पहुंचेगा तो पर्सनल लाइफ कहाँ रह गई? ना तो बच्चों के साथ कोई अटैचमेंट रहती है। अटैचमेंट तो रहती है, ऐसा नहीं कि अटैचमेंट नहीं रहती। मन तो करता है कि बच्चों के साथ बैठें, बच्चों के साथ खाना खाएं, बच्चों के साथ कभी डिनर करें, मगर कई बार मजबूरियां होती हैं। अब मैंने आपके यहाँ 12 साढ़े 12 बजे आना था, मैं 2 बजे पहुंचा हूँ। मतलब अब अगले कार्यक्रम में मुझे 1:30 बजे जाना था, अब मैं पता नहीं कितने बजे पहुंचूंगा। काफ़ी लोग वहाँ भी इंतजार कर रहे हैं। तो मैडम, अपनी लाइफ के प्रति तो हम कभी चिंता करते ही नहीं, क्योंकि एक जुनून होता है। जुनून, जैसे कि मैंने बताया कि हमारे अंदर जुनून जाग गया कि हमने लोगों के बीच में रहना है, लोगों का प्यार अर्जित करना है, लोगों का प्यार लेना है। और उस दृष्टि से जब हमें लोग मान सम्मान देते हैं तो हम उसी में संतुष्ट हो जाते हैं कि लोग कितना प्यार दे रहे हैं, कितनी इज्जत दे रहे हैं। तो वो हमारा सारा परिवार हो जाता है। जब हम आज बैठे हैं, आज अपने, तो मेरे को लग रहा है कि मेरे परिवार के बच्चे बैठे हैं, हम इसी से अपनी संतुष्टि करते हैं। मुझे लगता है आपकी सारी जिंदगी फिर लोगों में ही समर्पित हो जाती है, फिर पर्सनल नहीं। अब मैं भी आपकी विचार से सहमत हूँ। अब मैंने ये पीछे मन बनाया कि यार सारी जिंदगी सेवा कर ली। मेरे बाबूजी ने भी कहा था कि मैं यार 4 बार सरपंच बन गया, अब मैं अपनी फैमिली में रहूंगा। तो मैंने भी अब ये निश्चय कर लिया है, मेरा भी ये फैसला है कि अब मैं 66 साल का हो गया, अब मेरा लास्ट चुनाव लड़के उसके बाद मैं भी अपना आराम करूंगा। मैं इसके बाद चुनाव नहीं लड़ूंगा, बस ये लास्ट चुनाव लड़ूंगा। बहुत हो जाए, 71 साल उम्र हो जाएगी फिर मेरी। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद आदमी को अपने शांति तो रखनी चाहिए ना, कहीं ना कहीं तो ब्रेक लगनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये है जी मैडम, हमारा परिवार तो आप लोग ही, आप लोगों से संतुष्टि मिल जाती है। ऐसे कुछ है कि मेरे को ये करना था, ये रह गया, ये करना था, उसके अब मैं करूंगा ये, ऐसा हो? ऐसा तो देखो, दिल दिमाग में चलता तो रहता ही है कि ये करना है, वो करना है। कई बार हो भी जाता है, कई बार रह भी जाता है। जी जी जी। मतलब ये जरूरी नहीं कि आप हर टारगेट को अचीव कर सको। जी। मतलब एक मन में टारगेट बनाता है बंदा, कई बार अचीव हो जाता है, कई बार रह जाता है। जो हो गया उसकी ज्यादा खुशी नहीं है, जो रह गया उसका ज्यादा गम नहीं है। जो भगवान ने देना है दे देगा। संतुष्टि होनी चाहिए आदमी। सर, मैं ना कभी कभी छोटी छोटी बातों को लेकर ना डीमोटिवेट हो जाती हूँ। तो सर, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप कभी डीमोटिवेट हुए हो? नहीं, मोटिवेट होना ही नहीं चाहिए। क्यों होते हो? हमेशा पॉजिटिव सोच रखो। पॉजिटिव सोच रखने वाला बंदा ही आगे बढ़ता है। डिमोटिवेट होना ही नहीं चाहिए। क्यों? ऐसा हुआ है सर कभी, जैसे किसी बात से निराशा होगी हो कि नहीं ये तो नहीं होना चाहिए? नहीं, निराश तो होना ही नहीं चाहिए बंदे को। निराश नहीं होना चाहिए। कोई बात नहीं, ट्राई अगेन। अब की बार नहीं हुआ तो अगली बार हो जाएगी। अपनी कोशिश करो, कोशिश जारी रखो। जिस दिन आप डिमोटिवेट हो जाओगे तो फिर तो आप घर ही बैठ जाओगे। निराश नहीं होना, जिंदगी में निराश तो होना ही नहीं। कोई बात नहीं, यही बात है। अब मैं भी थोड़ी देर पहले तो बता रहा था, बंदा सीएम बनना था और एक वोट से हार गया, और वो लड़ा, फिर आगे लड़ा। आज वो राजस्थान में पीछे स्पीकर थे वो, अगर वो बैठ जाते तो यार मुकद्दर ही खराब है। कोई बात नहीं, निराश नहीं होना चाहिए। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए एक छोटा सा गेम हो रहा है सर, अगर आप उस गेम में पार्टिसिपेट करेंगे। रैपिड फायर नाम है सर गेम का, तो आपको फटाफट 3 सेकंड में आंसर करना है सर। तो शुरू करें सर। कर्म या धर्म? धर्म। योगी या मोदी? मोदी। जनता या परिवार? जनता। खो खो या बॉक्सिंग? बॉक्सिंग। वैसे हम बता दें सर, हमारे खो खो और बॉक्सिंग दोनों में गोल्ड मेडल है। आम आदमी पार्टी या कांग्रेस? दोनों नहीं, कुछ भी मान सकते हो आप, ऊपर नीचे। कांग्रेस। गांव या शहर? गांव। प्रताप बाजार या ऑनलाइन बाजार? प्रताप बाजार। आज या कल? आज। दुआ या दवा? दुआ। हिंदू स्कूल या हिंदू स्कूल? हिंदू स्कूल या हिंदू स्कूल? हिंदू स्कूल। सर बहुत ही अच्छा गेम आपने खेला। तो ये सर छोटा सा गिफ्ट हम पर बच्चों की तरफ से। थैंक यू जी, बहुत अच्छा गेम, धन्यवाद। तो कैसा लगा सर बातचीत में? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मुझे लगता है कि बच्चों को भी बहुत अच्छा लगा होगा। कैसा लगा बच्चों? कुछ नया था? बहुत कुछ नया था। मैं ये समझता हूँ कि
बच्चे भी इससे आज वो हमारी बातचीत से बहुत कुछ सीखेंगे। जी बिल्कुल जी। मेरा ये मानना है। मैं समझता हूँ कि निरंतर इस किस्म के कार्यक्रम जी हमें बच्चों के बीच में लेकर आना चाहिए जी बिल्कुल कि कोई भी एक्सपीरियंस हैंड आदमी, चाहे वो मैं सिर्फ राजनीति की बात नहीं जी, जी, करता, जी। और भी किसी किस्म की भी कोई लाइन हो, तो बच्चे अगर इनसे बातचीत करें जी और जिस खुले मन से बच्चों ने क्वेश्चन पूछे, जी मैं बच्चों की तारीफ करे बिना भी नहीं रहूँगा कि जी, बच्चों ने भी अच्छा अपना एक हौसला दिखाते हुए बड़े खुले मन से क्वेश्चन किए। तो मैं बच्चों को भी बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ और मैं स्कूल के लिए भी बहुत शुभकामनाएं करता हूँ कि परमात्मा करे ये स्कूल इसी तरह से और आगे बढ़े, दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे और यहाँ से पढ़ने वाले बच्चे, यहाँ से शिक्षा लेने वाले बच्चे भी ज़िंदगी में अपनी मंजिलों को छुएं, आगे बढ़ें, यही मेरी शुभकामना। जनरली जो आते हैं लोग, मतलब आप जैसे हस्तियाँ आती हैं, तो जनरली ये होता है वो लोग पहले पूछेंगे कि आप क्या क्वेश्चन पूछना चाह रहे हो, कुछ ऐसा क्वेश्चन तो नहीं, लेकिन आप बिल्कुल भी ऐसा कुछ भी नहीं था। आपने बिल्कुल हाँ जो पूछना है वो पूछो, ऐसा मतलब बिल्कुल नहीं डरोगे। तो ऐसा कहाँ से कॉन्फिडेंस सर, मतलब ऐसे काम ऐसे नहीं करके कि नहीं, कई तो ना लीडर भी ऐसे होते हैं जी जैसे हमारे भी कई विधायक हैं, जब उनसे कोई प्रेस वाले को इंटरव्यू लेने जाते हैं, जी वो कहते हैं जी कल आपका इंटरव्यू लेना है, तो क्या प्रेस वालों कहते हैं यार क्या पूछोगे, एक बार लिख के भेज दो मेरे पास ताकि मैं तैयारी कर लूँ। मेरे को तो परमात्मा की इतनी कृपा है, जब भी कोई ऐसा कोई इंटरव्यू लेने आए, कोई किसी किस्म पे कोई आए, आओ वेलकम, जी हमारे पास जो जवाब है वो हाजिर है, जी मतलब हमें कोई दिक्कत नहीं है, जी कोई इसमें इफेक्ट बट है ही नहीं। जो सच्चाई है वो सच्चाई कहने से आदमी को कभी पीछे भी नहीं हटना चाहिए। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो कोई भी हो सकता है, किसी टॉपिक पे भी हो जी, सकता जी, है, जो जवाब हमारे पास होता है हम देते हैं जवाब, कोई दिक्कत नहीं। जी बहुत 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 ही अच्छी बात है। ठीक है जी।